करेंगे कुछ सियासी खबरों की। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा फिर से उठने लगा है। कांग्रेस हाईकमान के नेताओं से लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे दिग्गज उम्मीदवार ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं। अब भूपेश बघेल चुनाव बैलेट पेपर से कराने का फॉर्मूला बताते हुए नजर आए। भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमको ईवीएम पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक किसी भी सीट पर अगर 384 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो वहां बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाएगा। इससे पहले भी कई पार्टियों के नेता ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बता रहे हैं कि ईवीएम पर आखिर नियम क्या कुछ है, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने देखिए ईवीएम को लेकर अगर वैसे बात की जाए तो समय समय पर राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर सवाल उठाती रही है। एक सीट पर 384 से ज्यादा प्रत्याशी न हो, इससे जुड़ा हुआ भी नियम है। 384 से ज्यादा प्रत्याशी होने पर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी, ये ईवीएम पर बना हुआ नियम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए, इस बड़ी खबर पर हमारी चर्चा लगातार बनी हुई है, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ये जो फॉर्मूला दिया है, इसको लेकर क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, आज नामांकन की बात की जाए तो पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। देखिए, पहली बात तो ये है ऋतु की ये फॉर्मूला भूपेश बघेल ने सुझाया है, दिया नहीं है। तो फॉर्मूला पहले से नियम है निर्वाचन आयोग का, जिसमें 384 से अधिक अगर एक किसी भी सीट पर लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी होते हैं तो उसका बैलेट से ईवीएम से चुनाव कराना मुश्किल होगा। इस वजह से बैलेट से कराना जाना है। भूपेश बघेल ने यह सुझाव दिया है कि जो कोई भी विरोध कर रहा है या जो कोई भी जिसको थोड़ा भी भरोसा नहीं है ईवीएम पर, वो अपने क्षेत्रों में इस तरह का प्रयोग करवा सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल खुद भी कह रहे हैं कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा तनिक भी नहीं है। ऐसे में भूपेश बघेल खुद राजनांदगांव सीट से प्रत्याशी हैं, छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसे में भूपेश बघेल क्या छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग करने वाले हैं कि आज नामांकन का बस्तर में आखिरी तारीख है, जो पहले चरण के मतदान होने उसके तहत छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट उसमें शामिल है, वहां अंतिम तारीख है। तो और आज भूपेश बघेल खुद बस्तर में मौजूद हैं, कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। तो क्या वहां पर वो 384 से अधिक प्रत्याशियों का नामांकन करवा पाएंगे प्रयोग के तौर पर, या वहां पर न भी करवा पाए तो क्या राजनांदगांव जहां से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे क्या 384 से ज्यादा प्रत्याशियों को वो खड़ा कर पाएंगे? क्या छत्तीसगढ़ में, पूरे देश भर में संभव न भी हो पाए तो छत्तीसगढ़ में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत भूपेश बघेल इस फॉर्मूले को, जिसका वो सलाह दे रहे हैं दूसरों के लिए, क्या वो खुद खड़ा करवाकर एक मैसेज देना चाहेंगे? और वहां पर जो लिस्ट जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद क्या उनके तर्क होंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि जो सलाह भूपेश बघेल दे रहे हैं वो सक्षम है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम उसको लागू करवा सके सलाह को और उस पर अमल कर सके। तो क्या वो करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए नीलेश, दोबारा आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल जी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अनुराग जी, भूपेश बघेल ने ये जो फॉर्मूला सुझाया है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना? देखिए, एक बात समझिएगा, यही भूपेश बघेल जब 2018 में इसी ईवीएम से मुख्यमंत्री बने थे तब उनको ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं थी। अब जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कृत्यों से जो इनको सरकार से हटना पड़ा, जनता ने इन्हें बताया कि अगर आप सेवा नहीं करोगे तो आपको जनता हटा देगी। अब फिर इनको ईवीएम से दिक्कतें आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना तक लगाया है, उसके बावजूद साफ बताता है कि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कांग्रेस वो सारे होना चाहती है जिससे सत्ता प्राप्त हो, और रही बात लोकतांत्रिक तरीके से वो चाहते हैं कि 300-400 व्यक्ति खड़ा हो, अधिकार है, ये तय कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र का मजाक बनाने का ये कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। अनुराग जी, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ये जो सुझाया है, उन्होंने चुनाव आयोग के जो नियम है उसका हवाला दिया है। हमने कहा ना कि लोकतंत्र के दायरे में रहकर ये तो अधिकार है, ये कर सकते हैं। ये 400 कांग्रेसी के 500 कांग्रेसी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इनसे इनकी मंशा साफ जाहिर होती है ना कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इनका विश्वास है नहीं। ये उन संस्थाओं पर विश्वास करते हैं जो इनके पक्ष में रहे। आज ये ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। 2018 पे
क्यों इन्होंने ऐसा नहीं किया? जब जब 2018 में इनकी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तब ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए कि ईवीएम ने गलत दिया है, हमारा निर्वाचन गलत है? तब इनको समझ में नहीं आया, तब उनको यही ईवीएम अच्छा लगा। जब लगातार ये इसी ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीते, उपचुनाव जीते, तब भी इनको दिक्कत नहीं थी। आज इनको दिक्कत आ रही है। कांग्रेस को तब दिक्कत आती है जब वो हार के कगार पर रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो नीलेश हमारे साथ लगातार, तो कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, देखिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ये जो सुझाया है चुनाव आयोग के नियमों का हवाला दिया, हालांकि देखिए बीजेपी इस पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि 2018 का जब चुनाव हुआ था तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए थे, लेकिन अब क्यों ये सवाल उठाया जा रहा है? धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की लहर, मोदी की डंका और मोदी को लेकर जो गुणगान करती है, उसको बैलेट पेपर के चुनाव लड़ने की सूचना माह से तकलीफ क्यों होती है? समझ में आता है ना कि जो जनता जो वोट करती है उसको भी आज ईवीएम पर शक है। और हमने तो लगातार भारत निर्वाचन आयोग से निवेदन किया है कि ईवीएम के संदर्भ में विपक्षी दलों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। भारत निर्वाचन आयोग जिसकी जिम्मेदारी है कि एक स्वच्छ लोकतंत्र के तहत सभी की बात सुनना, वो समय क्यों नहीं दे रहा है? तीसरी बात, अगर बैलेट पेपर चुनाव की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन क्यों हो जाती है? और हमारे पर सवाल उठाने बजाय अपने गिरेबान पर झांक देखे। हम 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतते हैं, उसके बाद हम स्थानीय स्तर के चुनाव को बैलेट पेपर से करवाते हैं। हमने वहां ईवीएम से चुनाव नहीं करवाया और आज भी हम अड़िग हैं। हम तो जहां भी चुनाव जीते उसके बाद कहते हैं कि ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। कई सारे विकसित देश जिन्होंने ईवीएम को खुद बनाया है, उस चुनाव से बाहर हो चुके हैं। पर आज भाजपा नेता जब बैलेट पेपर पे बात करो तिलमिलाते हैं ना, तो ये बात और शक और घर आ जाता है कि ऐसी मोदी की लहर नहीं चल रही है, ये ईवीएम का कहर है। और निश्चित तौर पर 375 से अधिक प्रत्याशी होंगे तो एक सिस्टम के तहत बैलेट पेपर चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन क्यों हो जाती है? हम तो लगातार इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और ये लहर की बात करते आए ना बैलेट पेपर में चुनाव लड़े, तो किस बात का डर है? मतदाता भी वही है और स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा, इनको बेचैनी क्यों होती है? हम तो लगातार बात उठा रहे इस बात को लेकर। तो धनंजय जी, जैसा कि बीजेपी ये कह रही है कि जब 2018 में चुनाव हुए थे तब तो ये नहीं सुझाया गया था, अचानक से इसकी याद कैसे आ गई? हम 2018 नहीं, आप याद थे 2019 के चुनाव में भी सभी विपक्षी दल के लोग जाके भारत निर्वाचन आयोग से कहा था कि ईवीएम से न बल्कि बैलेट पेपर चुनाव करवाया जाए, इससे चुनाव में गड़बड़ियां रुकेगी। तो भारत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि विपक्षी दल के लोगों की बात सुनना। पर यहाँ तो जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जितनी एजेंसियां हैं जिनके पास देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जनता का विश्वास बनाने की जिम्मेदारी, वो सब दबाव में काम कर रहे हैं। और आज सिस्टम के तहत है ना, ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सिस्टम डेवलप कर रही है, ये सिस्टम पे है। धारा 303 के तहत अगर 384 के अधिक प्रत्याशी हो जाते हैं तो बैलेट पेपर चुनाव होगा। ये निर्वाचन आयोग के सिस्टम से है, तो हम उस सिस्टम का पालन करा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी डर क्यों रही है? भाई ईवीएम का चुनाव वहां होगा जहाँ 384 कम प्रत्याशी रहेंगे, जब 384 के करीब प्रत्याशी होंगे वहां बैलेट से चुनाव होगा। तो डरती क्यों भारतीय जनता पार्टी? जो मोदी की लहर, मोदी के गुणगान गा रहे हैं, मोदी के डंका बजने की बात करते हैं, वो इससे डर क्या है? असल मायने में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ ईवीएम के बदौलत ही चुनाव जीत रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो हमारे साथ नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही आपने सुना होगा, जहां पर कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर बैलेट पेपर से चुनाव करने में डरती क्यों है? बिल्कुल, देखिए एक आरोप जरूर हो सकता है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की अपनी मजबूरी है। चाहे बीजेपी हो, वो इस बात को जरूर कहेगी कि ईवीएम हैक नहीं हो रहा है और हैक होने का कोई प्रमाण भी नहीं है। कांग्रेस जब, चूंकि कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ दिक्कत है, तो उनके भी प्रवक्ता या फिर जो भी नेता मीडिया में आएंगे उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो ईवीएम के खिलाफ ही बात करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऋतु ये उठता है कि जो सुझाव भूपेश बघेल दे रहे हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ में कम से कम छत्तीसगढ़ की उन सीटों पर, सभी सीटों पर न भी हो सके, लेकिन हर पार्टी का अपना एक इंटरनल सर्वे होता है, हर पार्टी की अपनी एक तैयारी होती है और उसको पता होता है कि अगर 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं तो उसमें से कितनी सीटों पर वो ज्यादा मजबूत है और कितनी सीटों पर थोड़ी ज्यादा कमजोरी है। तो कम से कम जो ज्यादा मजबूती की सीटें हों, जहां से खुद भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से पूर्व मंत्री शिव डहरिया चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से बस्तर के कवासी लखमा चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मंत्री और अभी लगातार अजय प्रत्याशी रहे विधानसभा चुनाव में, क्या उन सीटों पर कांग्रेस प्रयोग के तौर पर
300 से ज्यादा 384 से ज्यादा जिस आंकड़ों की बात करी वहां प्रत्याशी खड़ा करके ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव करवा ले और वहां पर परिणाम अपने पक्ष में ले आए जनता को साध कर, तब तो ये सवाल जो उठ रहे हैं ईवीएम पर उसमें जरूर उनको पुख्ता मिल जाएगा कि देखिए हमने ये प्रयोग किया और उसका परिणाम हमारे पक्ष में आया है। यानी कि ईवीएम पर जो हम सवाल उठा रहे थे वो सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन सिर्फ सवाल उठा देना और इसमें जो सुझाव आप खुद दे रहे हैं उसको फॉलो न करना, ये कहीं ना कहीं एक शक भी पैदा करता है कि आप सिर्फ सवाल उठाते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उनके समर्थक, और वो खुद दावा करते हैं कि वो एक तरह से सर्वमान्य नेता हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ की उन सीटों पर जहां पर वो ज्यादा मजबूत माने जा रहे हैं वहां पर 300 से 384 से ज्यादा प्रत्याशी वो खड़ा करवाकर, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि जो सुझा रहे हैं 384 प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, इसको खड़ा करवा पाते हैं कि नहीं। नजरें आप बना रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।